अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया, रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अज़ीज़ तालिबात, आज हम 10वीं जमात का सबक नंबर 3 भोला पढ़ेंगे, जिसके मुसन्निफ़ है राजिंदर सिंह बैदी। आइए हम देखते हैं पहली बात उर्दू की बयानिया असनाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफ़साने को हासिल है। अफ़साना क्या है? अफ़साने का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी कहानी जो ज़िंदगी की सच्ची कहानी को बयान करती है, यानी कि ऐसी कोई भी मुख्तसर कहानी जो एक ही पार्ट में या एक ही वक्त में लिखी जाती है, यानी कि उसका कोई भी बखिया कहानी नहीं होती है। अफ़साना 20वीं सदी के आगाज़ की पैदावार है। एक नखात ने कहा है कि अफ़साना ऐसी नसरी तख्लीक़ है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जा सकती है। इसमें वाक़ियत का बयान, किरदारों की गुफ्तगू और मंजर व माहौल की पेशकश बहुत नपी तुली और तासुर से भरपूर होती है। प्लाट, किरदार, ज़मा व मकान, मरकज़ी ख़याल और असलूब की अफ़साने के फ़न में ख़ास अहमियत है। ज़्यादातर अफ़साने किसी प्लाट ही की बुनियाद पर क़ायम होते हैं। अफ़साने में किरदार की शख्सियत के कुछ ही पहलू दिखाए जा सकते हैं, इसलिए अफ़साने की कामयाबी के लिए लाज़मी है कि इसकी इब्तिदा ही में किरदार का वाज़ेह नक्श उभर आए। हर वाक़या और इंसानी तजुर्बात वाक़े के किसी न किसी मख़सूस दायरे और मकान या मक़ाम के किसी न किसी मुअय्यना पस मंज़र में जन्म लेता है। अच्छे अफ़साने में माहौल की जुज़ियात और किरदारों के ज़मानी पस मंज़र का वजूद ज़रूरी है। अब आइए हम देखते हैं राजिंदर सिंह बैदी के बारे में। राजिंदर सिंह बैदी सन 1915 को लाहौर में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? ये सन 1915 को लाहौर में पैदा हुए। वो उर्दू के सिफ़े अव्वल के अफ़साना निगार हैं। वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। अपने अफ़सानों के माहौल की मुसव्वरी में वो हकीकत निगारी से काम लेते थे। इनकी कहानियों में किरदारों को बड़ी अहमियत हासिल है। उनके हर किरदार और वाक़े के पस मंज़र में कोई नफ्सियाती या जज्बाती उनसर कार फरमा होता है। दाना वो दाम, ग्रहण, अपने दुख मुझे दे दो और हाथ हमारे ख़ल्म हुए इनके अफ़सानों के मशहूर मजमूए हैं। अफ़साना भोला इनके मजमूए दाना वो दाम से लिया गया है, जिसके किरदार सादा दिल, भोले भाले और सीधे सादे हैं। गालिबन इसी की मुनासिबत से मुसन्निफ़ ने अफ़साने का नाम ही भोला रखा है। इनका इंतकाल सन 1984 को मुंबई में हुआ। आइए हम देखते हैं अब सबक। मैंने माया को पत्थर के कोज़े में मक्खन रखते देखा। छाछ की खटास को दूर करने के लिए माया ने कोज़े में पड़े हुए मक्खन को कुएं के साफ पानी से कई बार धोया। इस तरह मक्खन के जमा करने की कोई ख़ास वजह थी। ऐसी बात उमूमन माया के किसी अज़ीज़ की आमद का पता देती थी। हाँ, अब मुझे याद आया, 2 दिन के बाद माया का भाई अपनी बेवा बहन से राखी बंधवाने के लिए आने वाला था। यूँ तो अक्सर बहनें भाइयों के यहाँ जाकर इन्हें राखी बांधती है, मगर माया का भाई अपनी बहन और भांजे से मिलने के लिए खुद ही आ जाया करता था और राखी बंधवा लिया करता था। राखी बंधवा कर वो अपनी बेवा बहन को यकीन दिलाता कि जब तक इसका भाई ज़िंदा है, इसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। देखिए, माया का यहाँ पर एक किरदार बताया जा रहा है। माया क्या करती है? कोज़े में मक्खन रखती है। कोज़ा क्या होता है? मिट्टी का छोटा एक प्याला होता है, आप खोरा होता है, जिसमें लोग क्या करते हैं? पानी रखते हैं या फिर मक्खन। माया ने क्या रखा था? मक्खन रखा था। और माया क्या कर रही थी? छाछ की खटास को दूर करने के लिए कई मर्तबा कुएं के साफ़ पानी से उस मक्खन को धो रही थी। और माया क्या करती थी? ये जब करती थी, वो मक्खन जमा करती थी, उसे साफ़ करती थी, उसकी खटास दूर करती थी। ये जब ही करती थी जब कुछ ख़ास वजह होती थी या फिर उसका कोई अज़ीज़ आने वाला होता था। तो माया का कौन सा भाई आने वाला था? माया का भाई आने वाला था
कौन? बेवा बहन के लिए आने वाला था। वो क्या करता था? खुद गाँव आता था, अपने भाई और भांजे से मिलने के लिए राखी बंधवाता था और चला जाता था। यानी कि वो ये बताना चाहता था कि अभी क्या है, उसका भाई जिंदा है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी क्या है, उसी के कंधों पर है। नन्हे भोले ने मेरे इस ख्याल की तस्दीक कर दी। गन्ना चूसते हुए इसने कहा, बाबा परसों मामू जी आएंगे ना? मैंने अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भोले तेरे मामू जी तेरे माता जी के क्या होते हैं? भोले ने कुछ तामुल के बाद जवाब दिया, मामू जी। माया खिलखिलाकर हंसने लगी। मैं अपनी बहू के इस तरह खुलकर हंसने पर दिल ही दिल में बहुत खुश हुआ। माया बेवा थी और समाज इसे अच्छे कपड़े पहनने और खुशी की बात में हिस्सा लेने से भी रोकता था। मैंने बारहा माया को अच्छे कपड़े पहनने, हंसने खेलने की तलकीन करते हुए समाज की परवाह ना करने के लिए कहा था, मगर माया ने खुद अपने आप को समाज के रूह फरसा अहकाम के ताबे कर लिया था। इसने अपने तमाम अच्छे कपड़े और जेवरात की पिटारी एक संदूक में मुखफ़ल करके चाबी एक जौहर में फेंक दी थी। देखिए तालिबान, यहाँ पर आपको क्या बताया जा रहा है कि अब जो उसका यहाँ पे एक कैरेक्टर और बताया गया है, एक किरदार और बताया गया है। कौन सा? भोले का, नन्हे भोले का। सब में पहले के पैराग्राफ हमने देखे माया का। अब दूसरे पे नाम आया है बाबा का और भोले का। तो देखिए भोला क्या कहता है। भोला ये तस्दीक करता है बात की कि देखिए परसों मेरे मामू जी आएंगे ना, तो वो क्या करते हैं, बाबा अपने पोते को प्यार से गोद में उठा लेते हैं और क्या कहते हैं कि बेटा तेरे जो मामू जी हैं तो वो तेरी माँ के मम्मी के क्या होते हैं? तो भोले ने कहा, कुछ तामुल से कहा, तामुल से यानी कि हिचकिचाहट से कहा कि उनके भी मामू जी हुए। तो माया क्या करती है, बहुत ज़ोर से खिलखिलाकर हंसने लगती है। तो बाबा क्या करते हैं, अपनी बहू को जब वो इतना खुश खिलखिलाकर हंसता हुआ देखते हैं तो वो क्या सोचते हैं। देखिए पहले कैसा था, पहले के ज़माने में कि लोग सती की रस्म करते थे। सती की रस्म आप जानते होंगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। माया बेवा थी और समाज में क्या था, समाज के ख्यालात क्या थे कि एक मर्तबा जो बेवा हो गई तो उसे कोई चीज़ में हिस्सा नहीं लेने दिया जाए। यानी कि उस बात को क्या समझते थे, वो अशुभ समझते थे। यानी कि क्या समझते थे, अशुभ समझते थे कि बेवा लोगों ने जो है तो अच्छे कपड़े नहीं पहनना, तैयार नहीं होना, उसके अलावा ज़्यादा हंसना बोलना नहीं, यानी कि ज़िंदगी से कट कर रहना। तो माया ने भी क्या किया था, अपने अच्छे कपड़े जेवरात वगैरह सब एक पिटारी में बांधे और संदूक को मुखफ़ल करके चाबी क्या की थी, एक जौहर में फेंक दी थी। यानी कि जौहर बोले तो पानी से भरा हुआ एक गड्ढा होता है, उसमें उसने फेंक दी थी। लेकिन बाबा को जैसे ही अपनी बहू खिलखिलाकर हंसती हुई नजर आई तो वो क्या हुए, दिल ही दिल में बहुत खुश हुए।